अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पान बरेजों में लगने वाले रोग की रोकथाम पर जानकारी। अमरूद के बाग की स्थापना करते समय ध्यान देने योग्य पहलू। हमारे राज्य बिहार और झारखंड में पान की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं और जिन भाइयों ने अप्रैल मई माह में नए पान बरेजे लगाए हैं, उनके यहाँ पान की फसल अभी बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर है, जिस पर इस समय कई हानिकारक रोगों का प्रकोप भी देखा जा रहा है। ये रोग फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं। इतना ही नहीं, समय से इन रोगों की रोकथाम न करने पर फसल से लागत निकालना भी मुश्किल होता है। इसलिए इन रोगों की समय पर पहचान कर आप इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PK झा। पान उत्पादक किसान बंधुओं, अभी मानसून के प्रवेश के साथ ही बरसात की शुरुआत हो चुकी है। इस समय वातावरण में तापमान भी अधिक है और वातावरण में नमी भी बहुत बढ़ गई है। इस समय रोग लगने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है और इस समय पान में प्रायः गलका रोग का प्रारंभ हो जाता है और गलका रोग के प्रकोप से पत्ती के किनारे और पत्ती के चारों पूरी पत्ती में काला काला धब्बा बनता है। ये धब्बा पहले निचली पत्ती पर बनता है, फिर धीरे धीरे काला धब्बा ऊपरी पत्ती पर जाता है और धीरे धीरे तना भी गलने लगता है। और इससे फसल की गुणवत्ता और उपज में काफ़ी कमी हो जाती है। पान का बाजार भाव भी गिर जाता है। फिर गलका रोग के बाद अगस्त के आसपास चनका रोग लगता है। इसमें कोणी धब्बे बनते हैं जो भूरे रंग के होते हैं। ये गलका रोग चनका रोग दोनों रोग से पान की फसल को काफी क्षति पहुंचती है। किसान भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में पान की फसल में लगने वाले रोग और उनके लक्षण के बारे में जाना। इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इस दोनों रोग से बचाव के लिए पान की फसल को इसी समय से, बरसात की शुरुआत से ही रोकथाम के उपाय करने पड़ते हैं। सबसे आवश्यक है कि इस समय जो रोगग्रस्त जो पत्ती है, जिस पर रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है, उसको तोड़ करके हम लोग जमीन में गाड़ दें। इससे रोग का जो इनोकुलम है, जो फफूंद है, वो उसकी बर्बाद नहीं होती है और फिर नए पौधों पर, नए पत्ती पर रोग का संक्रमण नहीं होता है। इस समय रोग की रोकथाम के लिए दूसरा आवश्यक है ब्लाइट्रस 50 नमक का जो फंजीसाइड है, उसका 1 लीटर पानी में 3 ग्राम घोल करके हम पूरे फसल पर हम उसे स्प्रे कर देते हैं। इससे रोग के जो रोगाणु हैं, स्पोर हैं, ये तत्काल मर जाते हैं। फिर रोग का फैलाव स्वस्थ पौधा पर नहीं होता है। ये चूंकि रोग मिट्टी जनित है, इसके रोगाणु मिट्टी में भी पाए जाते हैं, तो ये समय है कि मिट्टी में भी उपचार करें। मिट्टी उपचार के लिए सबसे ट्राइकोडर्मा नाम का एक बायो कंट्रोल एजेंट है, जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं खली में या कंपोस्ट में, और 1 क्विंटल कंपोस्ट में या 1 क्विंटल खली में 1 किलो ट्राइकोडर्मा दे करके हम 15 दिन के लिए इसको छाया में छोड़ देते हैं। जिससे पूरे कंपोस्ट या खली में ट्राइकोडर्मा की संख्या बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ जाती है, फैल जाती है। फिर हम बड़ेदार की मिट्टी में हम ट्राइकोडर्मा मिश्रित कंपोस्ट या खली का हम प्रयोग करते हैं मिट्टी चढ़ाते समय। इससे मिट्टी में जो इसके रोगाणु हैं, जो फाइटोप्थोरा या कोलेडोट्राइकम के रोगाणु हैं, जिससे गलका चनका रोग होता है, कि मिट्टी में ही मर जाता है। फिर रोग का प्रसार पौधे पर नहीं हो पाता है। 1 माह के बाद दूसरा छिड़काव हम
ब्लैक टॉक्स का करते हैं पूरी पत्ती पर, पूरे बड़ेदा में। इससे जो भी थोड़ा बहुत रोग लगा है उस रोग की रोकथाम हो जाती है, रोग का फैलाव नहीं होता है। वर्षा ऋतु के समाप्त के समय में भी चनका रोग का प्रकोप होता है और चनका रोग का निदान भी ब्लैक टॉक्स के छिड़काव से ही होता है। इसके अलावा झुलसा रोग की रोकथाम के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 1 ग्राम का प्रति लीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही छिड़काव करने से पहले रोग ग्रसित पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर दें एवं रोग की उग्रता दिखने पर इसी दवा का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें। इस तरह पूरे समय में जुलाई से लेकर के यदि सितंबर तक हम उचित देखभाल करें बड़ेदा की, तो हम पान की फसल पर गलका रोग और चनका रोग की रोकथाम कर लेते हैं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अमरूद के बाग अपने प्रदेश में व्यापक स्तर पर देखे जा सकते हैं और जैसा कि अभी इसके नए बाग स्थापित करने का उपयुक्त समय चल रहा है और बहुत किसान इस कार्य में जुटे भी हुए हैं, परंतु अक्सर देखा जाता है कि हमारे कुछ बागवान भाई पौध के चयन, बाग के रेखांकन और गड्ढों की तैयारी पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके चलते उनके पौधे सही तरह से स्थापित नहीं हो पाते और पौधे सूखने भी लगते हैं। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए बागवान भाई कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक सुधांशु कुमार सिंह। किसान भाइयों, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। अब ये मौसम आ गया है हमें पौधे लगाने के लिए। अब इस मौसम में हम आम और अमरूद, आंवला, नींबू सारे फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। लगाने के लिए अभी बारिश चल रही है। किसान भाई पहले से बाग लगाने के लिए गड्ढा बना लिए होंगे, चूँकि गड्ढा गर्मी के महीने में ही बनाया जाता है। सड़ी गोबर की खाद, नीम की खली और जो पत्ती की खाद इत्यादि से भर के किसान भाई गड्ढा पहले से तैयार कर लिए होंगे। अब ये समय पौधरोपण का है। इसके प्लांटेशन के लिए उसका जो रिकमेंडेड दूरी है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई अगर बाग लगा रहे हैं तो अमरूद की पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर होनी चाहिए। कभी कभी आजकल किसान भाई मीडो आचड़ लगा रहे हैं। मीडो आचड़ में पौधे नज़दीक लगते हैं, इसलिए जो है उसमें 3 बाई 3 पर भी पौधे लगाया जा सकता है। तो जैसा कि हमने बताया, मीडो आचड़ के लिए 3 गुणे 3 तथा जनरल बाग के लिए 6 गुणे 6 मीटर पे अमरूद की रोपाई की जा सकती है। आपने गड्ढा खुदाई के समय पौधे से पौधे की दूरी और संतुलित खाद्य उर्वरक प्रबंधन का अनुपालन अवश्य किया होगा। अब समय है आपके द्वारा गर्मी में खोदे गए इन गड्ढों में पौधों की रोपाई का। तो किसान भाइयों, इस समय जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वह है अमरूद के उन्नत प्रजातियों के चयन और रोपाई करने की सही विधि की, जिसमें आपको इन बताई जा रही बातों का ध्यान रखना होगा। किसान भाई, अमरूद के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित, संगम, विलास पसंद इत्यादि वैरायटियाँ जो मार्केट में इस समय प्रचलित हैं, जो अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, जिसको लगा के किसान प्रति हेक्टेयर 4 से 5 लाख रुपए कमा भी सकता है। तो इन वैरायटियों को प्रेफर करें। और किसान भाई एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि इन पौधों को लगाने का स्रोत ज़रूर रिकमेंडेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये किसी गवर्नमेंट की नर्सरी से लें या जो है कोई पौधशाला जो कि एक्रेडिटेटेड पौधशाला हो, उससे जो है पौधे खरीद के तब जाके पौधरोपण करें, जिससे कि पौधे जो है जो वैरायटी कही जाए वो वैरायटी आपको प्राप्त हो। किसान भाई एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अक्सर किसान
करते क्या हैं कि जब पौधरोपण करते हैं तो उस समय जो है यूरिया DAP या कोई खाद डालना शुरू करते हैं, वो गलत है। पौधा लगाते समय किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। गड्ढा खोदते समय जब आप गर्मी में गड्ढा बनाए होंगे तो उस समय आप गोबर की खाद, सड़ी पत्ती की खाद और नीम की खली, ये सारी चीज़ आप डाले होंगे, लेकिन पौधा लगाते समय किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। इस समय दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए किसान भाई थोड़ा दीमक की दवा जैसे फोरेट वगैरह डाल के लगा सकता है, तो पौधे अच्छे विकास करते हैं और दीमक के प्रकोप से बच जाता है। यदि आपने गड्ढा खुदाई के समय किसी कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया है तो रोपाई के समय गड्ढे में 500 ग्राम नीम की खली या 50 ग्राम फोरेट का प्रयोग एक गड्ढे में अवश्य कर लें, जिससे मिट्टी में रहने वाले कीट पौधों को क्षति न पहुंचा सके। किसान भाई इतना ज़रूर ध्यान दें पौधरोपण के समय कि पौधरोपण जैसे बारिश होती है तो किसान ये समझता है कि अब पौधा लगाना चाहिए, लेकिन बारिश जब हो जाए, मौसम खुल जाए, थोड़ा कीचड़ न रहे, तब उसमें गड्ढे खोद के वहाँ पे किसान भाई मुजेरी हटा के या पॉलीथीन है तो उसको काट के पौधे लगा सकते हैं। और पौधा लगाते समय गड्ढा उतना ही खोदें जितने में कि पौधे की पिंडी सेट हो जाए, और पौधा लगाने के बाद बगल से मिट्टी डाल के खूब उसकी किलाई करनी चाहिए। बीच में एयर नहीं रहना चाहिए, मिट्टी और पौधे के बीच में एयर नहीं रहना चाहिए। पौधा लगा के पानी दे देना चाहिए। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला पूर्वी चंपारण से अनंत सिंह यादव ने। यह गायों को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहते हैं। तो अनंत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहली बात, आप नस्ल को पहचानने की कोशिश करेंगे। नस्ल में फ्रीजियन, जिसको हॉलिस्टीन फ्रीजियन करते हैं, साहिवाल या फिर जर्सी, जो कोई भी गाय खरीदेंगे आप उसकी नस्ल की पहचान कर और ये देखेंगे कि ये गाय किस तरह से ज़्यादा दूध आपको दे सके। एक अच्छे डेयरी व्यवसाय की मजबूत नींव अच्छे किस्म के पशुओं पर ही रखी जा सकती है। दुधारू पशुओं को हमेशा अच्छे स्रोत से खरीदना चाहिए। पशु उच्च उत्पादन क्षमता वाले होने चाहिए। खरीद व फरोख्त करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति को आप अपने साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। दुधारू पशु उन्नत पशुपालक या किसी सरकारी संस्थान से ही खरीदने चाहिए। किसी अनुभवी चिकित्सक से स्वास्थ्य एवं प्रजनन अंगों की जाँच अवश्य करा लें। सबसे पहला, आप जहाँ भी गाय खरीदने जाएंगे उस गाय को 2-3 तरीका से देख सकते हैं। सबसे पहले सामने के साइड से, उसके बाद बगल से और उसके बाद पीछे से। सबसे पहले अगर आप सामने से देखते हैं तो गाय का चेहरा चमकीला होना चाहिए, शरीर पर चमक होना चाहिए और जो माथे का आकार है वो तिकोना होना चाहिए। दूसरा, अगर आप साइड से देखते हैं तो गाय ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और वो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, बीच में यानी मीडियम साइज की होनी चाहिए। तीसरा, अगर पीछे से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि थन का 4 क्वार्टर होता है, जो कि पीछे से 2 ही क्वार्टर दिखाई पड़ता है। दोनों क्वार्टर बराबर साइज का होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा नहीं होनी चाहिए, और वो शरीर से नीचे थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। तीसरा, जो एक महत्वपूर्ण लक्षण है पहचानने का, अगर गाय का आप चमड़ा देखेंगे, स्पर्श करके देखेंगे तो वो चमड़ा थोड़ा मुलायम लगेगा और पतला आपके स्पर्श करने के बाद
पता लगेगा। तो ये गाय ज़्यादा दूध देने वाली होती है। एक अहम बात यह है, आप गाय को दूध लें, 2 से 3 टाइम आप उसे दूहें, तो इससे पता लगेगा कि गाय कितनी दूध दे रही है। गाय जब भी आप खरीदें तो उसके खूब पाँव, जो आगे का पाँव होता है या फिर पीछे का पाँव, आप उसे जरूर देखेंगे। जो पाँव जमीन से सटा हुआ हो और जिसका नीचे का पाँव यानी टो ऊपर उठा होता है, लेकिन वो 60 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, तो वो गाय ज़्यादा दूध देने वाली होती है। इन बातों का अगर किसान बंधु ध्यान रखेंगे तो आप कहीं ठगी का शिकार नहीं होंगे। अच्छी से अच्छी नस्ल का और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली गाय खरीद पाएंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। झारखंड राज्य में धान की अधिक पैदावार वाली किस्में एवं बुआई तकनीक। खरीफ प्याज की तैयार पौध की वैज्ञानिक तकनीकी से रोपाई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे इसी समय मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।